हेलो एवरीवन, कैसे हो? मज़े में? चाहिए भी यही। अब हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, अम्ल, सारक और लवण। उसमें हम अम्ल और सारक के बारे में पढ़ चुके थे। पढ़िया या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो पिछले वीडियो में जाके पढ़ो, ठीक है। आज हम बात करेंगे लवण के बारे में, साल्ट के बारे में। किसके बारे में? लवण और साल्ट के बारे में। शुरू करें, चलो। लवण क्या होता है? लवण कि अम्ल और सारक की किस किस की अभिक्रिया से बनते हैं लवण? अम्ल और सारक की परस्पर अभिक्रिया से। किससे? अम्ल और सारक की परस्पर अभिक्रिया से क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। अम्ल व सारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाला उत्पाद क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? लवण कहलाता है, ठीक है। इसकी पीएच कितनी होती है? लगभग 7 होती है, ध्यान रखना। कितनी होती है? लगभग 7। अब सर लगभग क्यों बोला? लगभग इसलिए बोला क्योंकि लवण 3 तरह टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के लवण होते हैं। आपके पास कौन कौन से लवण होते हैं? अम्लीय लवण, सारकीय लवण और उदासीन लवण। अम्लीय लवण कौन से होंगे? प्रबल अम्ल। देखो, 2 चीजों से मिलकर बन रहे हैं। अभी हमने परिभाषा में देखा, 2 चीजों से मिलकर लवण बन रहे हैं, अम्ल और सारक। अम्ल और सारक, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग नेचर होते हैं। हमने अम्ल और सारक के बारे में पढ़ा है कि अम्ल 2 तरह के होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। सारक भी 2 तरह के होते हैं, प्रबल सारक, दुर्बल सारक। अब दोनों किस नेचर के होंगे ये डिपेंड करेगा, ठीक ना। अम्ल कैसा होगा, सारक कैसा होगा, तो ये जब दोनों मिलेंगे तो ये इस चीज को डिसाइड करेंगे कि लवण कैसा होगा। ओके, लवण 3 तरह के। अम्लीय लवण कब बनेगा? जब अम्ल प्रबल होगा और सारक दुर्बल होगा। कुल मिला के जिसकी लाठी उसकी भैंस। सारकीय लवण कब बनेगा? जब सारक प्रबल हो जाएगा और अम्ल दुर्बल हो जाएगा। और जब दोनों ही बराबर होंगे, दोनों ही प्रबल होंगे, तो कैसा लवण बनेगा? उदासीन लवण बनेगा। कैसा लवण बनेगा? उदासीन लवण बनेगा। देखो, लवण 3 तरह के होते हैं, अम्लीय लवण, सारकीय लवण और उदासीन लवण। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण कब बनते हैं? जब अम्ल प्रबल हो और सारक कैसा हो? दुर्बल हो। तो प्रबल अम्ल व दुर्बल सारक की अभिक्रिया से बने लवण कौन से लवण होते हैं? अम्लीय लवण होते हैं। उदाहरण है इसका NH4Cl, ठीक है। देखो, यहां हम बात करते हैं NH4Cl कैसे बना। प्रबल अम्ल HCl, इसकी अभिक्रिया जब दुर्बल सारक NH4OH से करवा दी हमने, तो इससे जब अभिक्रिया करवाई तो क्या बनेगा? देखो, सारक का तो धनायन और अम्ल का ऋणायन, इससे मिलकर तो लवण बनेगा, यानी कि NH4Cl। ये तो बन गया लवण, और साथ में कौन सा? सह उत्पाद के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में जल का अणु निकल जाएगा। तो ये प्रबल अम्ल है, ये दुर्बल सारक है, और ये कौन सा लवण हो जाएगा? अम्लीय लवण हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपके पास सारकीय लवण। किस किस से बनता है? अब की बार सारकीय है तो प्रबल कौन होगा? सारक होगा, और दुर्बल कौन होगा? अम्ल होगा। इसकी अभिक्रिया से जो लवण बनते हैं वो सारकीय लवण कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है CH3COON है। दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल, ठीक है, CH3COOH। प्रबल सारक NaOH। बनाओ भाई लवण। लवण बनाने के लिए वही सारक से तो धनायन, ये Na+OH-, ये माइनस, ये प्लस, और इससे ऋणायन, तो यहां पर बनेगा CH3COONA और
कौन सा अणु निकलेगा, H2O। तो ये किस प्रकार का लवण होगा, क्षारकीय लवण होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रबल कौन है, क्षारक है। यहाँ पर प्रबल कौन है, क्षारक है। बात समझ में आई, आगे बढ़े। उदासीन लवण जिसमें दोनों ही प्रबल हो, दोनों बराबर हो। अरे लड़ेंगे, दोनों बराबर होंगे तो किसकी जीत किसकी हार कन्फर्म नहीं कह सकते, ठीक है। तो उदासीन लवण के लिए प्रबल अम्ल HCl, प्रबल ही क्षार NaOH दोनों भिड़ेंगे, इसका धनायन इसका ऋणायन क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। तो ये किस NaCl सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का लवण होगा, उदासीन लवण होगा। ये यहां तक बात हुई हमारे लवण की परिभाषा और लवण का प्रकार, ठीक है। अब हम बात करते हैं लवण फैमिली के बारे में, लवण परिवार साल्ट फैमिली के बारे में। साल्ट फैमिली में सबसे पहला मुखिया या इनका दादा कह सकते हैं, वो अपने आता है NaCl, ठीक है। साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl। फिर से याद करो, साधारण नमक, अगर साधारण नाम पूछे तो साधारण नमक, अगर आपसे रासायनिक नाम पूछे तो सोडियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र पूछे तो NaCl, ठीक है। तीन चीजें हैं, दो देकर एक पूछ सकता है, ओके। निर्माण कैसे होता है साधारण नमक का, NaCl का निर्माण अभी हम ऊपर ही देख रहे थे। ये NaCl कैसे बन रहा था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, उत्पाद के रूप में NaCl बनता है, और सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कहा जाता है, इसके उपयोग के आधार पर सबसे पहली चीज इसे कहा जाता है रसायनों का कच्चा पदार्थ। रसायनों का कच्चा पदार्थ किसे कहा जाता है, रसायनों का कच्चा पदार्थ किस लवण को कहा जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखो, क्योंकि इसका उपयोग प्रयोगशाला में कई पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेकिंग सोडा NaCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 आदि के निर्माण में इसका उपयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसीलिए इसे रसायनों का कच्चा पदार्थ कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, रसायनों का कच्चा पदार्थ। अब समझ में आया, अगर क्वेश्चन पूछ ले रसायनों का कच्चा पदार्थ किसे कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को, या फिर सोडियम क्लोराइड को रसायनों का कच्चा पदार्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग प्रयोगशाला में किस किस के निर्माण में किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेकिंग सोडा NaCO3, धावन सोडा Na2CO3, विरंजक चूर्ण CaOCl2। इसके अलावा बस और भी बहुत सारी चीजों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अब एक और यहां पर आता है नमक। नमक में ही एक और नमक आता है, खनिज नमक। इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, भूरे रंग का नमक होता है और खानों से प्राप्त किया जाता है, चट्टानों के रूप में प्राप्त किया जाता है। उसका भूरा रंग क्यों होता है, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे अपद्रव्य है, क्योंकि खानों में रहेगा, पत्थरों के रूप में रहेगा तो गैसें वगैरह उसके साथ जुड़ेगी और वो भूरे रंग का हो जाता है। उसको हम कहते हैं खनिज नमक। अब इस पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन किस किस तरह से बनेंगे, ठीक है। लवण किसे कहते हैं, लवण को परिभाषित कीजिए। अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले उत्पाद क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। लवण की पीएच होती है लगभग 7, ठीक है, लगभग 7। क्यों, क्योंकि अगर अम्लीय लवण होगा तो 7 से थोड़ी सी कम होगी, क्षारकीय लवण होगा तो 7 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, और अगर परफेक्ट उदासीन लवण होगा तो लगभग नहीं, फिक्स 7 होगी। कैसी होगी, फिक्स 7 उसकी पीएच होगी। अम्लीय लवण किस किस से मिलकर बनते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। क्षारकीय लवण प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल, उदासीन लवण दोनों प्रबल, ठीक है।
अब हम लवणों में बात करें तो लवणों का मुखिया या रसायनों का कच्चा पदार्थ किसे कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, NaCl। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रयोगशाला में बहुत से पदार्थों के निर्माण में काम आता है। अब साधारण नमक के निर्माण के दौरान सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पाद के साथ सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है? क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। उतारो। अब अगले हेडिंग की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट हेडिंग है क्लोर सार अभिक्रिया, यानी कि क्लोर एल्कली रिएक्शन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब हम बात करेंगे किसके निर्माण के लिए की जाती है यह अभिक्रिया? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा साधारण नाम है, रासायनिक नाम क्या होगा कास्टिक सोडा का? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, पहले डायग्राम की तरफ आते हैं, इसको समझते हैं। देखो, ये एक टैंक बनाया हुआ है, इस टैंक में ये दो होल है, यहाँ पर एक और होल है। इस होल से नमक के घोल यानी कि NaCl प्लस H2O को इसमें भरा जाता है। इसमें ये बीच में एक मेम्ब्रेन लगाई हुई है, एक झिल्ली लगाई हुई है ताकि ये सेपरेट रहे। ओके, इसकी बात करें, इधर दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और इन इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड, नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड के साथ। और जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर क्या होगा? पानी और नमक दोनों आयनों में टूटेंगे। ठीक है, पानी आयनों में टूटेगा तो क्या बनाएगा? H प्लस और OH माइनस बनाएगा। नमक टूटेगा Na+Cl माइनस बनाएगा। माइनस वाले को अट्रैक्ट कौन करेगा? पॉजिटिव वाला। तो क्लोरीन एनोड की तरफ से क्लोरीन गैस के रूप में निकल जाएगी और हाइड्रोजन गैस के रूप में कैथोड से निकल जाएगा। और इस सॉल्यूशन में अपने पास क्या बचेगा? केवल NaOH। क्या बचेगा? NaOH। तो इस रिएक्शन में तीन उत्पाद बन रहे हैं, NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसे क्लोर सार रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस बन रही है एनोड पर और एक सार बन रहा है NaOH, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्लोर सार रिएक्शन या क्लोर सार अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा देखो इसकी। ठीक है, जब या फिर सोडियम क्लोराइड किसके विलयन में? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर क्या क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सार और एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पाद के रूप में बनाता है। क्या क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, और एनोड पर कौन सी गैस बनाता है? क्लोरीन गैस उत्पाद के रूप में बनाता है। इसीलिए इसे क्लोरीन गैस के लिए तो क्या आया? क्लोर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या आया? सार। क्लोर सार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या हुई? NaCl प्लस H2O, नमक का जलीय विलयन साथ में ही है। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई, आयनों के रूप में टूटेगा। Na प्लस OH माइनस दोनों कंबाइंड होकर क्या बना लेगा? NaOH बना लेगा। क्लोरीन गैस रूप में एनोड से निकल जाएगी और हाइड्रोजन गैस के रूप में कैथोड से निकल जाएगी। ठीक है, तीन उत्पाद बने हैं। कौन कौन से बने हैं? सार NaOH और क्लोरीन गैस एनोड पर, कैथोड पर कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस बनती है। इनके उपयोग पूछे जाते हैं। उपयोग, NaOH का उपयोग सिंथेटिक फाइबर यानी कि कृत्रिम रेशे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साबुन और अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। धातुओं से ग्रीस जो कि चिकनाई युक्त पदार्थ होता है, उस चिकनाई को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। और कागज उद्योग में कागज बनाने में भी NaOH का उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करें क्लोरीन गैस की। क्लोरीन गैस का उपयोग जीवाणुनाशक
और कीटनाशक बनाने में, जीवाणुनाशक और कीटनाशक बनाने में। जीवाणुनाशक बैक्टीरिया से लड़ने में काम आते हैं और कीटनाशक जो दवाइयाँ छिड़काव की कीटों को मारने के लिए की जाती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जितनी भी दवाइयाँ आती है उसमें क्लोरीन पाया जाता है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी प्लास्टिक का एक प्रकार है, तो पीवीसी के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सीएफसी एसी वगैरह में ठंडक वाली गैस के रूप में इसका काम में लिया जाता है। और आपको पता हो या पढ़ा हो या फिर भविष्य में आप पढ़ोगे, सीएफसी के कारण अपने ओजोन परत को हानि होती है, इसलिए इसका उपयोग अब बंद कर दिया गया है। जल की स्वच्छता के लिए, पानी को साफ करने के लिए भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये किस तरह से काम में आती है? जीवाणुनाशक और कीटनाशक में इसका उपयोग किया जाता है। ये बैक्टीरिया को खत्म करने में काम आती है। इसके अलावा हॉस्पिटल में जो आईसीयू होता है, उस आईसीयू में भी सुबह शाम क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है ताकि वहां पर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन का खतरा ना हो। आगे है हाइड्रोजन गैस, जो कि कैथोड पर निकल रही थी। इसका उपयोग मार्गरीन बनाने में आता है। मार्गरीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में जलाने में या फिर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और खाद के लिए नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड करवाकर अमोनिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। तो नाइट्रोजन के साथ जोड़कर हाइड्रोजन को जोड़कर क्या बनाया जाता है? अमोनिया बनाया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जा सकते हैं और एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चनों में भी इसका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया को समझाइए। क्लोर क्षार अभिक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है, कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन के उपयोग मार्गरीन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। जीवाणुनाशक या कीटनाशक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, इसके उपयोग लिखिए। इस तरह से 5 से 7 तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम व्यू की दृष्टि से या एग्जाम व्यू से देखें तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग बेस पर क्वेश्चन आते हैं। अंडरस्टैंडिंग बेस पर क्वेश्चन आने का मतलब है कि वो बीच में से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उतारो। अगला हेडिंग है अपना विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। और अगर रासायनिक नाम वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन पूछे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसमें जो पूछने वाली चीज है वो सबसे ज्यादा पूछने वाली चीज ये है। ठीक है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। निर्माण की बात करें तो निर्माण कैसे करते हैं? देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, गुलित अवस्था में है। ठीक है। पानी में कैल्शियम ऑक्साइड को घोलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। चैप्टर फर्स्ट में ये बात हम कर चुके हैं। पानी में जब बिना बुझे चूने यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को घोला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल में अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते जाएं तो रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने पर दो चीजें बनेगी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण और पानी H2O। ये रही रिएक्शन। क्या होता है कि जब बुझे हुए चूने, ध्यान रखना किसका उपयोग किया जाता है? बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। रिएक्शन ये रही, पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है, जलीय विलयन के रूप में है ये AQ। इसमें से जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो CaOCl2 बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण बनता है और जल का अणु निकल जाता है। ठीक है।
उपयोग देखो विरंजक नाम में ही लिखा हुआ है, विरंजक का मतलब रंग उड़ाने वाला, विरंजक का मतलब रंग उड़ाने वाला। कोई भी चीज, किसी भी चीज दूसरी वस्तु का अगर रंग उड़ा देती है तो उसे विरंजन कहते हैं उसे, और जो पदार्थ ये काम कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, विरंजक कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो किस किस में इसका उपयोग किया जाता है? सूती वस्त्र उद्योग में जब कपड़े बनाए जाते हैं तो बहुत सी बार उनमें बनाने के दौरान दाग धब्बे लग जाते हैं। वैसे ही कागज उद्योग में कागज को बिल्कुल सफेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा लेनिन, लेनिन भी एक फाइबर है, तो लेनिन के निर्माण में या लेनिन के विरंजक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लकड़ी की मज्जा, मज्जा जानते हो, लकड़ी होती है, कोई भी पेड़ होता है उसका तना होता है, तने के ऊपर की खाल के नीचे जो सफेद रंग का जो पदार्थ होता है उसे मज्जा कहते हैं। तो लकड़ी की मज्जा, और लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए उसको बिल्कुल वाइट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑक्सीकारक, तुरंत किसी चीज का ऑक्सीकरण कर देता है। तुरंत ऑक्सीकरण करने का मतलब क्या है? उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ देता है। क्यों जोड़ेगा? क्योंकि इसमें एक नवजात ऑक्सीजन पाई जाती है, ये रही, जो बहुत दुख पाती है बेचारी, अकेली है, सिंगल है, इसकी आत्मा तड़प रही है इसके साथ। तो जैसे ही इसको मौका मिलेगा, कोई साथ ले जाने वाला मिलेगा, ये तुरंत चली जाएगी। इसीलिए इसका ये किसमें उपयोगी है? उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रबल ऑक्सीकारक होता है। प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होता है? क्योंकि इसमें नवजात ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नवजात ऑक्सीजन एटम के रूप में, परमाणु के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर CaOCl2 में जो ये ऑक्सीजन है इसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस पदार्थ में नवजात ऑक्सीजन पाई जाती है? तो किस में पाई जाएगी? विरंजक चूर्ण में। तो आज का हमने जो भी 3 टॉपिक पढ़े हैं, शुरुआत हमने की लवण से। 3 तरह के लवण हमने पढ़े। लवण की परिभाषा हमने देखी, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, उदासीन लवण। उसके बाद हमने पहला लवण पढ़ा NaCl, रसायनों का कच्चा पदार्थ कहते हैं, कैसे निर्माण होता है, क्या क्या उपयोग होता है। उसके बाद हमने क्लोर क्षार अभिक्रिया देखी, क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, कौन कौन से टर्मिनल पर बनते हैं, उत्पादों के उपयोग हमने देखे। उसके बाद हमने पढ़ा विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला, नाम और किस किस का उपयोग करके इसको बनाया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये आज के लिए बस इतना ही। अगला नेक्स्ट वीडियो में लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही नया वीडियो डले आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जो टॉपिक हमने पढ़े उनमें से कुछ क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, उसका एक सेट बनाया हुआ है कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया में एनोड पर ब्लैंक कौन सी गैस और कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है। अगर आपको पता है, पढ़ा है पूरा, तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दे दोगे। क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? रसायनों का कच्चा पदार्थ किसे कहते हैं? विरंजक चूर्ण के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये आपको क्वेश्चन है, इन्हीं में से हैं। आंसर ढूंढने हैं, बताने हैं, कमेंट में बताने हैं, ताकि मुझे लगे कि आपको ये जो चैप्टर है आज का वो अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।